छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर अकबर ने किन परिस्थितियों में, किन विषम परिस्थितियों में साम्राज्य को प्राप्त किया था और किस प्रकार उसके ऊपर पहले बैराम खां का और उसके बाद माहे मनगा का नियंत्रण था और किस प्रकार अकबर बैराम खां और माहे मनगा के नियंत्रण से मुक्त हुआ और शासन पर अपनी पकड़ को मजबूत की, उसके बारे में हमने बातचीत की थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम अकबर के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अकबर के साम्राज्य विस्तार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी वह सुविचारित और सुसंगठित थी। विजय के साथ साथ उसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके साम्राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो उसके संपूर्ण जीवन काल में चलती रही। साम्राज्य विस्तार के लिए उसने युद्ध और शक्तिपूर्ण कूटनीति दोनों को साधन बनाया। यानी जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से शक्तिपूर्ण कूटनीति के माध्यम से बिना युद्ध किए साम्राज्य विस्तार हो सकता था और जहाँ युद्ध की आवश्यकता हो वहाँ साम्राज्य विस्तार किया जाना। उसका कहना भी था कि एक राजा को विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं। और इसके अतिरिक्त वो सेना को सदैव व्यस्त रखना आवश्यक समझता था, क्योंकि उसका मानना था कि यदि सेना युद्ध में व्यस्त नहीं होगी तो सेना प्रमादी हो जाएगी। इसलिए अकबर का जो साम्राज्य विस्तार था वो सेना को व्यस्त रखने के लिए, अपनी शक्ति को विस्तृत करने के लिए, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए था। और उसके साम्राज्य विस्तार को हमने दो भागों में विभाजित किया। तो अब हम बात करते हैं उसकी उत्तर भारत की प्रमुख विजयों के बारे में। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1559 में अकबर ने ग्वालियर पर और 1560 में उसके सेनापति जमाल खान ने जौनपुर पर और 1561 में आसफ खान ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात साम्राज्य विस्तार के लिए अगला युद्ध हुआ मालवा के साथ। 1561 के आरंभ में ही अकबर ने मालवा के विजय के लिए सेना भेजी और इस सेना का सेनापति आदम खां और उसका सहायक पीर मोहम्मद नियुक्त किया गया। मालवा का अफगान शासक बाज बहादुर संगीत और नृत्य में विशेष रुचि रखता था और स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उस पर रूपमती नामक एक परम सुंदरी नृत्यांगना और गायिका का प्रभाव था। रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी और कला क्षेत्र में अभिरुचि होने के कारण बाज बहादुर ने अपने राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। मुगल सेना ने 29 मार्च 1561 को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर आक्रमण किया। बाज बहादुर ने मुगलों का सामना किया और संक्षिप्त युद्ध में पराजित होकर वह दक्षिण की ओर चला गया और मुगल सेना का सारंगपुर पर अधिकार हो गया। उसके हरम की स्त्रियों और राजकोष विजेताओं के हाथों में पड़े। आदम खां और पीर मोहम्मद ने उसके राज्य पर नृशंस अत्याचार किए। उसने सैयदों, शेखों और बालकों को भी नहीं बख्शा। आदम खां को वहाँ की सूबेदार
सूबेदारी सौंपी गई। पर आदम खां की धृष्टता और अत्याचारों के समाचार से अकबर रुष्ट हुआ और अकबर सारंगपुर गया। वहाँ माहिमनगा ने पहुंचकर अपने पुत्र की रक्षा की और अकबर आदम खां के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना वापस आ गया। जिस समय अकबर मालवा जा रहा था उसी समय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में गंभीर विद्रोह हुआ। बैराम खां के पदच्युत होते ही बिहार के अफगानों ने आदिल शाह के पुत्र शेर खां को अपना सुल्तान घोषित किया और जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। जौनपुर के मुगल गवर्नर अली कुली खां की हालांकि स्थिति दुर्बल थी, फिर भी उसने प्रचंड आक्रमण कर अफगानों को पराजित कर दिया। खाने जमा ने भी आदम खां के समान गलती की, लूट का सारा माल आगरा नहीं भेजा, जिससे अकबर नाराज हुआ और सूबेदार को दंडित करने के लिए जौनपुर की ओर चल पड़ा। कड़ा में अली कुली खां अकबर से मिला और सभी लूट का सामान अकबर को प्रस्तुत कर उसने क्षमा मांगी और अकबर ने उसे पुनः जौनपुर का सूबेदार बना दिया। और यहाँ से अकबर ने आसफ खां को चुनार विजय के लिए भेजा और अफगानों ने चुनार आसफ खां को समर्पित कर दिया। इसके बाद अकबर जनवरी 1562 में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस मार्ग में सांगानेर का शासन पड़ता था, जहाँ पर एक आमेर का कछवाहा शासक भारमल शासन करता था और उसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। अतः वह अकबर के शिविर में आया और उसने मुग़ल सूबेदार से सुरक्षा प्राप्त कर अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने उसके व्यवहार को देख सुरक्षा का आश्वासन दिया और राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करने का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया और यहीं से अकबर की राजपूतों के प्रति सकारात्मक नीति प्रारंभ हुई। अकबर ने भारमल की पुत्री से विवाह किया और भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को अपनी शाही सेवा में ले लिया और उन्हें उपयुक्त प्रतिष्ठा प्रदान की गई। दरगाह शरीफ की तीर्थ यात्रा का उद्देश्य राजस्थान की स्थिति को समझना था और उसी के अनुसार नीति का निर्माण करना था। आमेर राजवंश से निकट संबंध स्थापित करने के बाद अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मेड़ता पर इस समय जयमल का शासन था, जो मेवाड़ के राणा के अधीनस्थ था। अकबर ने मिर्ज़ा शरफुद्दीन हुसैन को मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कुछ घेरे के बाद जयमल ने दुर्ग को समर्पित कर दिया। लेकिन समर्पण से असंतुष्ट राजपूतों के एक वर्ग ने देवदास के नेतृत्व में मुगलों पर आक्रमण किया, लेकिन वे इस युद्ध में मारे गए और मेड़ता दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी बीच मालवा में विद्रोह हुआ। अकबर ने आदम खां को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इससे उत्साहित होकर पीर मोहम्मद ने बाज बहादुर के समर्थकों का सफाया किया और बाज बहादुर का पीछा करता हुआ वो खानदेश पहुंच गया, जहां पर बाज बहादुर ने शरण ली थी। पीर मोहम्मद ने इस कार्यवाही की अकबर से अनुमति प्राप्त नहीं की थी। खानदेश के शासक ने बरार के सुल्तान की सहायता से पीर मोहम्मद को पराजित कर दिया और भागती हुई सेना का पीछा किया। पीर मोहम्मद नर्मदा नदी को पार करते समय डूबकर मर गया। पराजित मुगल सेना मालवा छोड़कर आगरा भाग गई। अकबर ने तुरंत कालपी के गवर्नर अब्दुल्ला खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया
और मालवा पर अधिकार करने का निर्देश दिया। अब्दुल्ला खान ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। बाज बहादुर ने 1562 में चित्तौड़ में शरण ली और 9 वर्ष तक भटकते हुए 1571 में बाज बहादुर ने अकबर के समक्ष समर्पण किया और अकबर ने उसे अपने राज्य में 1000 मनसबदारी का मनसबदार नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात अकबर ने गोंडवाना की विजय की। सन 1564 में गोंडवाना को जीता। कड़ा के मुग़ल सूबेदार आसफ खान ने भाट, जिसे आधुनिक बघेलखंड कहते हैं, कि राजा रामचंद्र को मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अकबर ने उसे गोंडवाना प्रदेश जीतने का आदेश दिया। गोंडवाना प्रदेश गढ़कटंगा राज्य था जिस पर उस समय रानी दुर्गावती का शासन था। वह अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका थी। वीर नारायण ने वयस्क होने के बाद प्रशासन अपनी मां के हाथों में ही छोड़ दिया। इस समय जो आधुनिक मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर, भोपाल का जो भाग है, जिसकी राजधानी चौरागढ़ है, वो गोंडवाना प्रदेश था। सम्राट की अनुमति लेकर आसफ खान ने 1564 में इस राज्य पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने इस युद्ध से उसका युद्ध गढ़ा के निकट नरही नामक स्थान पर हुआ। रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ 2 दिन तक भयंकर युद्ध किया, किंतु जीत की आशा न देकर उसने आत्महत्या कर ली। और जब आसफ खान चौरागढ़ पहुंचा तो वीर नारायण ने उससे युद्ध किया। युद्ध में वीर नारायण मारा गया और महिलाओं ने जौहर कर लिया। और 1567 में अकबर ने उदारतापूर्वक कुछ किलों को छोड़कर गोंडवाना राज्य चंद्रशाह को वापस कर दिया। इसके बाद अकबर ने राजपूतों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए राजपूतों के साथ मैत्री एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन इनमें से कुछ राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर के साथ मित्रता या वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनसे अकबर ने युद्ध के माध्यम से उनको अधीनता स्वीकार करने का प्रयास किया। इन युद्धों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।